शाम के ठीक 7 बजे थे। बाहर हल्की मगर तेज बारिश हो रही थी, जिसने दिल्ली की ठंडी हवा को और भी नमी भरा बना दिया था। शहर के बीचों बीच एक पुरानी पत्थर की बनी हवेली के अंदर आरव बैठा था। आरव जो एक निडर और तेज दिमाग जासूस था, जिसे लोग मास्टर की कहते थे क्योंकि उसके लिए कोई भी ताला या रहस्य बंद नहीं रहता था। उसकी मेज पर ठंडी हो चुकी कॉफी का मग पड़ा था और उसके सामने बिखरे कागजों पर एक अजीबोगरीब केस की फाइल खुली थी। 3 दिन में 3 मौतें। आरव ने खुद से बुदबुदाया, अपनी उंगलियों से माथे को सहलाते हुए। कोई सुराग नहीं, कोई चश्मदीद नहीं, दरवाजे अंदर से बंद थे। तभी कमरे की शांति को तोड़ते हुए दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुए न की हुई। यह इतनी हल्की थी कि आरव को लगा कि शायद यह बारिश की बूंदें हैं। कौन है? आरव ने जोर से आवाज दी। कोई जवाब नहीं। आरव ने फाइल बंद की और उठा। उसने ध्यान से सुना। बाहर केवल हवा और बारिश का शोर था। वह धीरे धीरे भारी ओक की लकड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में आया। बाहर गैलरी में दूर दूर तक कोई नहीं था। बस दरवाजे के ठीक नीचे जमीन पर एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा पड़ा था। आरव ने झुककर उसे उठाया। कागज का किनारा हल्का सा गीला था। उसने उसे खोला। उस पर लाल स्याही से एक ही शब्द लिखा था, चौथा। आरव की आंखों में एक पल के लिए बेचैनी आई। फिर उसने गहरी सांस ली और दरवाजा बंद कर लिया। वह जानता था कि यह दस्तक बारिश की ने नहीं थी और यह कागज का टुकड़ा किसी भूत ने नहीं रखा था। यह एक संदेश था, एक चेतावनी। और मास्टर की को पता था कि यह खेल शुरू हो चुका है। आरव ने लाल स्याही में लिखे चौथा शब्द को घूरते हुए अपने डेस्क पर रखी मेज पोश को कसकर पकड़ा। उसका तेज दिमाग फौरन काम पर लग गया। कोई बाहर नहीं था, तो क्या यह हवेली के अंदर का मामला है? उसने खुद से पूछा। आरव ने फौरन अपना पुराना भारी भरकम लेदर का ब्रीफकेस खोला। उसमें से उसने एक पतली सी एल्यूमिनियम की टॉर्च निकाली और उसे ऑन किया। टॉर्च की तेज रोशनी में उसने दरवाजे के फ्रेम और जमीन के बीच के गैप को ध्यान से देखा। तभी उसे एक बेहद महीन, लगभग अदृश्य खरोंच का निशान दिखा, जो जमीन से लगभग 3 इंच ऊपर दरवाजे के बिल्कुल किनारे पर था। यह निशान बताता था कि किसी ने दरवाजे के नीचे से कोई पतला औजार डालकर कागज को सरकाया था। आरव को तुरंत समझ आ गया, कोई यहां आसपास ही छिपा है और वह इस हवेली की हर चीज से वाकिफ है। वह तुरंत अपने ब्रीफ केस से एक और चीज निकालता है, एक छोटा डिजिटल रिकॉर्डिंग डिवाइस। आरव इस डिवाइस को हमेशा अपने साथ रखता था। वह तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ा और दरवाजा खोलने की बजाय उसने दरवाजे के पीछे दीवार के पास खड़े होकर आवाज को बिल्कुल दबाते हुए फुसफुसाया, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें पहले भी जानता था अदृश्य। अगले ही पल गैलरी में सन्नाटा छा गया। बारिश की आवाज अभी धीमी पड़ गई, मानो प्रकृति भी उस जवाब का इंतजार कर रही हो। आरव की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उसने अपना चेहरा पूरी तरह शांत रखा। उसे पता था कि अदृश्य कोई साधारण अपराधी नहीं है। यह किसी पुरानी रंजिश का मामला था। 3 मौतें, अंदर से बंद कमरे और यह चेतावनी, यह सब एक पैटर्न बना रहा था। उसने मेज पर रखी केस फाइल फिर से उठाई। पहली मौत, रमेश आहूजा, 60 साल का पूर्व जज। दूसरी मौत, मीरा कपूर, 45 साल की प्रसिद्ध पत्रकार। तीसरी मौत, डॉक्टर विक्रम सिंह, 55 साल के जाने माने सर्जन। इन तीनों में एक बात समान थी। 15 साल पहले ये तीनों एक ही हाई प्रोफाइल अंजलि खुराना अपहरण मामले से जुड़े थे, जो अचानक बंद कर दिया गया था। आरव की आंखें कागज पर टिक गईं। वह जानता था कि चौथा शिकार वह खुद नहीं था। चौथा शिकार कोई और था, जो इस 15 साल पुराने राज को दफन करने में शामिल था। उसने टॉर्च बुझाई और अंधेरे कमरे में खड़े होकर रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरफ देखा। उसे लगा कि वह अब अकेला नहीं है। अगर तुम चौथा को बचाना चाहते हो तो आज रात 10 बजे पुरानी मिल पर आ जाना। रिकॉर्डिंग डिवाइस पर एक भारी सी धीमी लेकिन साफ आवाज सुनाई दी। यह आवाज अदृश्य की थी। आरव ने घड़ी देखी। 7:15 हुए थे। उसके पास सिरसम 2.25 घंटे थे। आरव जानता था कि पुरानी मिल पर जाना एक सीधा जाल हो सकता है, लेकिन उसके पास
चौथे शिकार को बचाने के लिए समय नहीं था। मिल जहां हर पुराना राज दफन होता है, उसने फुसफुसाया। आरव ने तेजी से अपनी कमर में एक हल्का मगर असरदार पिस्तौल छिपाया। फिर उसने एक जरूरी काम किया। उसने अपनी जैकेट के अंदर की जेब से एक छोटा बिना सिम कार्ड वाला फोन निकाला और उस पर एक 10 अंकों का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ फोन तुरंत उठा लिया गया। हेलो नेहा, मुझे पता है तुम सुन रही हो, आरव ने धीमी लेकिन कमांडिंग आवाज में कहा। नेहा, जो आरव की टीम की सबसे भरोसेमंद और तकनीकी रूप से सबसे कुशल सदस्य थी, इस समय शहर से बाहर थी, लेकिन वह हमेशा आरव के खास कोड पर तुरंत जवाब देती थी। कोड A37। नेहा की आवाज में थोड़ी चिंता थी। यह आपातकाल का संकेत है। हाँ, मुझे 15 साल पुराने अंजलि खुराना अपहरण केस की पूरी फाइल चाहिए, खासतौर पर जांच अधिकारी, मुख्य गवाह और उन लोगों के नाम जिन्होंने जांच से हाथ खींच लिया था। मुझे यह भी बताओ कि उस केस के बंद होने के बाद रमेश आहूजा, मीरा कपूर और डॉ विक्रम सिंह की जिंदगी में क्या हुआ। मुझे हर एक चीज 9:30 तक मिल पर चाहिए। आरव ने फोन बंद किया और उसे वापस जेब में रख लिया। वह जानता था कि नेहा पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। वह सिर्फ एक सहायक नहीं थी, बल्कि उसकी छोटी बहन जैसी थी, जिसने जासूसी की बारीकियों को आरव से ही सीखा था। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन थोड़ी धीमी हो गई थी। आरव ने अपनी भारी जैकेट पहनी और अपनी कार की चाबी उठाई। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, उसने हवेली के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाया। एक छोटा लेकिन बहुत जटिल ताला। एक जासूस के लिए दरवाजा खुला छोड़ना आत्महत्या थी। वह तेजी से अपनी पुरानी जीप शैडो में बैठा और इंजन चालू किया। वाइपर तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन सड़क पर विजिबिलिटी बहुत कम थी। 7:45। आरव की जीप पुरानी ऊबड़ खाबड़ सड़क पर तेजी से भाग रही थी, जो उसे शहर के बाहरी इलाके में परित्यक्त कपड़ा मिल की तरफ ले जा रही थी। आरव के दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था, चौथा नाम। अगर अदृश्य ने 3 ऐसे लोगों को मारा है जो उस केस से जुड़े थे, तो चौथा कौन हो सकता है? अचानक उसके सामने की सड़क पर तेज हेडलाइट्स की रोशनी पड़ी। विपरीत दिशा से एक तेज रफ्तार ट्रक आ रहा था। आरव ने ब्रेक लगाए, लेकिन गीली सड़क पर उसकी जीप फिसल गई। उसने किसी तरह स्टीयरिंग को संभाला और ट्रक उसके बिल्कुल पास से गुजर गया। ट्रक के गुजरते ही आरव ने अपनी जीप को सड़क के किनारे खींचा और ठंडी सांस ली। तभी उसने महसूस किया, ट्रक की हेडलाइट्स बहुत ऊंची थीं और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इस सड़क पर कोई भी ड्राइवर इतनी तेज गाड़ी नहीं चलाएगा। क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या अदृश्य ने मिल तक पहुंचने से पहले ही उसका खेल खत्म करने की कोशिश की थी? आरव ने अपने शीशे में देखा, उसकी जीप के पीछे दूर अंधेरे में एक और छोटी कार की हेडलाइट्स हल्की सी चमकती हुई दिखाई दी। वह अकेला नहीं था। आरव ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने तेजी से अपने साइड मिरर को एडजस्ट किया और पीछा करने वाली छोटी कार पर नजर रखी। चकमा देना जरूरी है, उसने तय किया। आरव ने अपनी जीप को तेजी से 50 की रफ्तार पर बनाए रखा और अचानक बिना ब्रेक लगाए उसने एक सुनसान टूटी हुई पगडंडी पर स्टीयरिंग घुमा दिया। जीप जोर से हिचकोले खाकर कीचड़ उछालती हुई उस पगडंडी पर उतर गई। पीछा करने वाली कार ने पहले तो रफ्तार धीमी की, लेकिन फिर उसने भी आरव का पीछा करना शुरू कर दिया। एक शौकिया पीछा करने वाला, आरव ने मुस्कान के साथ सोचा। पेशेवर पीछा करने वाला कभी भी इतनी आसानी से खुद को उजागर नहीं करता। आरव को मिल तक जाने के लिए इस पगडंडी का इस्तेमाल करना था, लेकिन वह जानता था कि यहां उसकी जीप की रफ्तार धीमी हो जाएगी। उसने जानबूझकर एक नुकीले मोड़ पर अपनी जीप को अचानक रोका, हेडलाइट्स बंद की और जीप का दरवाजा खोलकर छिप गया। जैसे ही पीछा करने वाली कार उस मोड़ पर पहुंची, आरव ने टॉर्च की तेज रोशनी ड्राइवर की आंखों पर मारी। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक लगाए। आरव ने उस पल का फायदा उठाया और तेजी से उस कार की पिछली खिड़की का शीशा तोड़ दिया और अंदर झांका। ड्राइवर की सीट पर एक 20 से 22 साल का लड़का बैठा था। उसका चेहरा डर से सफेद था
वह कोई पेशेवर गुंडा नहीं लग रहा था, बल्कि एक डरा हुआ सामान्य नौजवान था। तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आरव ने पिस्तौल की नोक लड़के के कान के पास रखते हुए सख्त आवाज में पूछा। लड़के ने कांपते हुए जवाब दिया, मुझे मिस्टर जैन ने भेजा था। उन्होंने कहा था कि आप उनके कर्जदार हैं। वह चाहते थे कि मैं आप पर नजर रखूं। आरव ने तुरंत उसे जोर से खींचकर बाहर निकाला। मिस्टर जैन, इस वक्त झूठ मत बोलो। तभी आरव के जैकेट के अंदर छिपा बिना सिम वाला फोन एक कोड में बीप हुआ। नेहा का मैसेज आ गया था। आरव ने लड़के को बांधने के बजाय उसे चेतावनी दी कि वह वापस मुड़कर देखे भी नहीं, और अगर उसने किसी को बताया कि वह आरव से मिला था तो उसका अंजाम बुरा होगा। उसने लड़के को छोड़ दिया और तुरंत अपनी जीप में वापस आ गया, जहां उसके पास केवल 1 मिनट था। नेहा का मैसेज कोड में था, कोड E4, नाम चौथा, पुल निर्माता। अंजलि केस में फंडिंग रुकी। तीनों मौतें, जज, पत्रकार, सर्जन, सब पुल के ठेके से जुड़े थे। पुल निर्माता MR। आरव का दिमाग तेजी से काम करने लगा। MR, यह नाम किसका हो सकता है? अचानक आरव की आंखें उस केस फाइल पर रुकीं जो वह जल्दबाजी में मेज पर छोड़ आया था, जिस पर अंजलि खुराना अपहरण मामले का शीर्षक था, और उसके ठीक नीचे एक और नाम लिखा था जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था, अंजलि खुराना। फिर उसने MR कोड को उस नाम से जोड़ा, MR, मीरा कपूर राजनीति। आरव को एहसास हुआ कि वह MR को एक व्यक्ति मान रहा था, जबकि यह एक कोड था जो मीरा कपूर, पत्रकार, के पुराने काम से जुड़ा था। यह नाम किसी और का था, मयंक रस्तोगी। मयंक रस्तोगी, वह आदमी जिसने 15 साल पहले उस पुल के ठेके से अचानक हाथ खींच लिया था, जिससे अंजलि खुराना के पिता को भारी नुकसान हुआ था। चौथा शिकार, मयंक रस्तोगी। आरव ने चिल्लाया। घड़ी में 9:55 हुए थे। पुरानी मिल बस कुछ ही मिनट दूर थी। आरव ने तेजी से जीप को फिर से मुख्य सड़क पर घुमाया और पुरानी मिल की तरफ दौड़ा दिया। अब उसके पास केवल कुछ मिनट बचे थे। मयंक रस्तोगी, आरव ने खुद से दोहराया। वह शख्स जो अंजलि के पिता के बिजनेस पार्टनर थे और जिन्होंने ठीक अपहरण से पहले ही पुल के प्रोजेक्ट्स मोड से पल्ला झाड़ लिया था। यह साफ था कि यह बदला सिर्फ 3 मौतों तक सीमित नहीं था। यह एक पूरा हिसाब किताब था। 9:58 आरव की जीप पुरानी ऊंची चिमनियों वाली कपड़ा मिल के मुख्य गेट पर आकर रुकी। गेट पर कोई ताला नहीं था, बस एक झंग लगा हुआ जंजीर लटक रहा था। आरव ने जीप अंदर घुसाई। चारों तरफ सन्नाटा था, जिसमें बारिश की बूंदों के टपकने की आवाज गूंज रही थी। मिल की इमारत बहुत बड़ी थी, जिसमें कई खंड थे। वह अपनी पिस्तौल तैयार कर चुपचाप अंधेरे में मिल के अंदर घुसा। अंदर हवा में धूल और पुरानी मशीनों की चिकनाई की गंध थी। मिल के केंद्र में जहां कभी चरखे चलते थे, वहां बीचों बीच एक मेज रखी थी। मेज पर एक पुराना डरावना टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था और उसके साथ एक नोट। आरव ने सावधानी से नोट उठाया। उस पर लिखा था, स्वागत है मास्टर की। तुम्हें लगता है कि तुम चौथे नाम को जानते हो। शायद तुम जानते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसे कहां रखा गया है? यह टेप तुम्हें बताएगा, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम 10:05 से पहले टेप नहीं चलाओगे तो खेल खत्म हो जाएगा। आरव ने घड़ी देखी। 10 बजे थे। उसके पास 5 मिनट थे। वह जानता था कि यह एक और जाल है, पर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने टेप रिकॉर्डर ऑन किया। टेप पर अदृश्य की धीमी विकृत आवाज गूंजी। आरव, तुमने रमेश, मीरा और विक्रम को पहचाना। सब एक ही घिनौने राज के संरक्षक थे, लेकिन चौथा शिकार मयंक रस्तोगी इस समय मिल के ईस्ट विंग में 5वीं मंजिल पर है, लेकिन वहां जाने का रास्ता अब बंद हो चुका है। आरव का दिल तेजी से धड़का। उसने आवाज को ध्यान से सुना। इस आवाज में कुछ परिचित था, कुछ ऐसा जो उसके अतीत से जुड़ा था। अदृश्य ने आगे कहा, तुमने 15 साल पहले अंजलि को नहीं बचाया, तुम उसे नहीं ढूंढ पाए, लेकिन अब तुम्हारे पास एक मौका है। ठीक 10:10 पर ईस्ट विंग में बिजली का एक बड़ा झटका लगेगा जो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। टेप रुका। आरव ने पलटाव करके जाने की तैयारी की। तभी टेप पर एक और आवाज आई, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, लेकिन अगर तुम ईस्ट विंग में जाते हो
तो तुम सीधे मेरे दूसरे जाल में फंस जाओगे। यह जगह बारूद से भरी हुई है और मैं तुम्हें यहीं से देख रहा हूं। टेप वहीं टूट गया। आरव एक गहरी दुविधा में था। मयंक को बचाने के लिए ईस्ट विंग में जाना, जहां खतरा है कि वह खुद बारूद के जाल में फंस जाएगा। मिल से बाहर निकलकर कोई और रास्ता ढूंढना, जिसमें बहुत देर हो जाएगी। तभी आरव को एक और आवाजें सुनाई दी, उसके ठीक पीछे। तुम्हें पता है आरव, तुम हमेशा वही रास्ता चुनते हो जो सबसे मुश्किल होता है। आरव तेजी से मुड़ा। उसके पीछे एक छाया खड़ी थी, जिसने लंबा काला ओवरकोट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक पुराना धातु का मुखौटा था, जिसके अंदर से उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम ही अदृश्य हो? आरव ने अपनी पिस्तौल साधते हुए पूछा। मुखौटे के पीछे से एक धीमी उदास हंसी गूंजी। मैं नहीं, मैं तो बस संदेशवाहक हूं। असली अदृश्य तो इस कहानी का सबसे दुखद पात्र है। आरव जानता था कि उसके पास लड़ने का समय नहीं है। अगर वह संदेशवाहक से उलझता है तो 10:10 पर मयंक रस्तोगी मारा जाएगा। उसने अपनी पिस्तौल संदेशवाहक पर साधे रखी, लेकिन उसकी नजर मिल के उस कोने पर थी जहां ईस्ट विंग की तरफ जाने वाला रास्ता था। तुम संदेशवाहक नहीं हो, आरव ने कहा। तुम इस खेल का मोहरा हो, जिसे किसी ने भेजा है ताकि मैं यहां रुका रहूं। मुझे बताओ, असली अदृश्य कौन है? संदेशवाहक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी काली जैकेट की जेब से एक छोटी सी चाबी जैसी चीज निकाली। वह उसे जमीन पर फेंकने ही वाला था कि आरव ने एक तेज कदम आगे बढ़ाया और पिस्तौल की बट से संदेशवाहक के हाथ पर वार किया। टकराव से पहले ही संदेशवाहक ने आरव पर एक बड़ा सा लोहे का शिकंजा फेंक दिया। आरव बचने के लिए पीछे हटा और उस 1 सेकंड के लिए उसकी नजर संदेशवाहक के मुखौटे से हटी। आरव ने देखा कि संदेशवाहक ने तुरंत जमीन पर पड़ी चाबी उठाई और तेजी से ईस्ट विंग्स के दरवाजे की तरफ भागा। आरव को एहसास हुआ कि वह चाबी ईस्ट विंग का लॉक खोलने की थी। संदेशवाहक का काम उसे रोकना नहीं, बल्कि दरवाजे को बंद करना था, ताकि आरव मयंक तक न पहुंच पाए। रुको! आरव चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। संदेशवाहक ने चाबी लॉक में डाली, दरवाजा जोर से बंद किया और ताला लगा दिया। फिर वह अंधेरे गलियारे में भाग गया और आरव ने उसे पकड़ने की बजाय ईस्ट विंग के बंद दरवाजे पर ध्यान केंद्रित किया। 10:07 थे। आरव जानता था कि अब उसके पास लॉक तोड़ने का भी समय नहीं है। तभी उसके दिमाग में नेहा के कोट्स और अंजलि खुराना का नाम घूम गया। अंजलि, जिसे 15 साल पहले अपहरणकर्ताओं से बचाने के लिए आरव की टीम पहुंची थी, पर बहुत देर हो चुकी थी। उस समय आरव ने अंजलि के पिता को, जो एक टूट चुके इंसान थे, आखिरी बार अपनी आंखों के सामने देखा था। अचानक आरव की आंखें मिल की छत पर टिकी। मिल का ईस्ट विंग एक पुराने टूटे हुए कन्वेयर बेल्ट से जुड़ा था, जो ऊपरी मंजिल तक जाता था। अगर रास्ता बंद है तो मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। आरव ने तुरंत छत की तरफ भागना शुरू किया। उसने कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लगे टूटे हुए जाल पर झूलकर खुद को 5वीं मंजिल तक खींच लिया। यह खतरनाक था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वह जैसे ही 5वीं मंजिल के अंदर कूदा, 10:09 हो चुके थे। कमरे के बीच में एक पुरानी कुर्सी पर अधेड़ उम्र का मयंक रस्तोगी बेहोशी की हालत में बंधा हुआ था। उसके शरीर से लोहे की मोटी जंजीरें लिपटी थीं और वह जंजीरें कमरे के बीचों बीच लटके एक बड़े इलेक्ट्रिक पैनल से जुड़ी हुई थीं। आरव ने दौड़कर मयंक के पास जाने की कोशिश की। तभी कमरे के दूसरे कोने से एक आवाज आई। कितनी देर कर दी तुमने आरव? आरव पलटा। कोने में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके बाल सफेद थे, आंखों में दर्द और बदले की आग थी। उसकी पीठ पर एक काला बैग था और हाथ में एक रिमोट कंट्रोलर। ये कोई और नहीं बल्कि अंजलि खुराना के पिता अशोक खुराना थे। तुम अदृश्य हो? आरव सदमे में था। अशोक खुराना ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, नहीं आरव, मैं अदृश्य नहीं हूं। अदृश्य तो मेरी बेटी है, जो 15 साल पहले मर गई थी। और इन तीनों, जज, पत्रकार, सर्जन, ने मेरे दुख को एक दुर्घटना बताकर दफन कर दिया था। और मयंक, इसने मेरे बिजनेस को डुबाया और अपहरणकर्ताओं को गुप्त रूप से पैसे दिए
ताकि वह मेरी बर्बादी देख सके। यह मेरे दुख का हिसाब है। तुम्हें पता है ना अशोक, तुमने जो किया है वह अपराध है। आरव ने पिस्तौल नीचे की, क्योंकि वह जानता था कि अब अशोक को रोकना जरूरी नहीं बल्कि मयंक को बचाना जरूरी है। 10:10 होने वाले थे। तो तुम किसे बचाओगे, एक दोषी को या खुद को, जब मैं यहां से 5 सेकंड बाद भाग जाऊंगा? अशोक ने रिमोट का बटन दबाने के लिए उंगली उठाई। आरव ने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। उसने एक पल के लिए मयंक को देखा, फिर अशोक खुराना को। अशोक जो खुद एक दुखद पात्र था। आरव को अचानक याद आया कि अंजलि के अपहरण के बाद अशोक ने आरव को एक बार कहा था, मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, बस इंसाफ की जरूरत है। आरव ने चिल्लाया, अशोक, मुझे पता है कि संदेशवाहक कौन है। वह तुम्हारा बेटा है राहुल, जिसने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। अशोक की उंगली बटन पर जम गई। उसकी आंखों में दुख की लहर दौड़ गई। राहुल! यह आरव का आखिरी दांव था। वह जानता था कि संदेशवाहक जिसने दरवाजा बंद किया था वह अदृश्य को रोक रहा था। आरव ने उसी पल का फायदा उठाया। उसने पूरी ताकत से जमीन पर पड़े एक पुराने भारी लोहे के गियर को उठाकर बिजली के पैनल पर फेंक दिया। एक भयानक धमाका हुआ। पैनल से चिंगारियां निकलीं और कमरे में तेजी से धुआं भर गया। 10:10 पर इलेक्ट्रिक शॉक तो लगा, लेकिन पैनल के टूटने के कारण उसका असर कम हो गया। मयंक जोर से चिल्लाया, लेकिन जिंदा था। धुएं के छंटते ही आरव ने देखा कि अशोक खुराना जमीन पर गिर चुके थे। उनके हाथ से रिमोट छूट गया था और उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन अब उनमें बदले की आग नहीं, सिर्फ गहरी शांति थी। शायद अपने बेटे का नाम सुनकर उन्हें एहसास हुआ कि यह अंत उन्हें नहीं बल्कि उनके परिवार को भी तबाह कर रहा था। आरव ने जल्दी से मयंक की जंजीरें खोली। मयंक होश में था और डर से कांप रहा था। अगले दिन सुबह बारिश रुक चुकी थी। पुलिस ने अशोक खुराना का शरीर बरामद कर लिया। अदृश्य का बदला खत्म हो चुका था। संदेशवाहक राहुल खुराना को मिल के बाहर पाया गया। उसने कबूल किया कि वह अपने पिता को रोकने की कोशिश कर रहा था। आरव अपनी हवेली में वापस आया। नेहा की टीम ने मयंक रस्तोगी को पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि उसकी संलिप्तता अब साफ थी। आरव ने अपनी मेज साफ की। उसने 15 साल पुरानी अंजलि खुराना अपहरण फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। मास्टर की, नेहा ने दरवाजे पर खड़े होकर धीरे से कहा, तुमने इस बार हत्यारे को नहीं बचाया बल्कि उसकी आत्मा को बचाया। अशोक ने खुद को इंसाफ दिला दिया, लेकिन किस कीमत पर? आरव ने कॉफी का मग उठाया और खिड़की से बाहर देखा, जहां धूप निकल रही थी। अदृश्य की दस्तक नेहा, आरव ने कहा, वह सिर्फ दरवाजे पर नहीं होती, वह हमेशा हमारे अतीत में छिपी होती है। मेरा काम अब बस इतना है कि मैं दरवाजे बंद करने से पहले दरवाजे खोलना ना भूलूं। आरव ने गहरी सांस ली। केस बंद हो चुका था, लेकिन उसके अंदर कहीं वह जानता था कि हर रहस्यमयी दस्तक के पीछे किसी टूटे हुए दिल की आवाज छिपी होती है। यह कहानी बदला, रहस्य और एक दुखद पिता के इंसाफ की भावना पर आधारित थी।